वंदे मातरम ऑल द स्टूडेंट्स। आज हम द साउंड ऑफ म्यूजिक चैप्टर पढ़ रहे थे। उसका पहला जो पार्ट पढ़ रहे थे एवलिन ग्लेनी के बारे में, उसको कंटिन्यू करेंगे 4th नंबर के पैराग्राफ से। सी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड्स। उसने फिर पीछे मुड़कर कभी देखने का काम नहीं किया। जैसे उसने आगे बढ़ने का काम किया, ये सीखा उसने, अलग अलग वाद्य यंत्र वगैरह सीखे उसने, उसके बाद उसने पीछे मुड़ने का काम नहीं किया। लुक बैक कहते पीछे मुड़ने को। सी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम। उसने एक यात्रा करी यूनाइटेड किंगडम की। यूके जिसको शॉर्ट में कहा जाता है, इंग्लैंड वगैरह के लिए यूज में आता है, ब्रिटेन या इंग्लैंड के लिए यूज में आता है यूनाइटेड किंगडम। विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा। किसके साथ में यात्रा की उसने? एक युवा ऑर्केस्ट्रा था, समूह था, उसके साथ में ये यात्रा की थी उसने यूके के अंदर। एंड बाय द टाइम सी वो 16, और जब वो 16 साल की हो गई थी, सी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। तो उसने ये निश्चय किया कि वो संगीत को अपनी जीवन बनाएगी, यानी आगे जो कुछ भी करना है उसको वो संगीत के अंदर ही करेगी। सी ऑडिशन। उसने अलग अलग ऑडिशन देने के काम किए। शॉर्ट जो परफॉर्मेंस होती है उसको कहते हैं ऑडिशन। फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक। कहाँ दिया उसने? द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक जो था वहाँ ऑडिशन दिया उसने। एंड स्कोर्ड। और वहाँ जो उसने स्कोर किया था, अंक प्राप्त किए थे, वो प्राप्त किए थे 1 ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। अकेडमी का मतलब है ये संस्था। इस संस्था के इतिहास के अंदर सबसे हाईएस्ट, उच्चतम जो मार्क प्राप्त किए थे आज तक किसी ने, वो एवलिन ग्लेनी ने ही प्राप्त किए थे। सी ग्रेजुअली। ग्रेजुअली कहते क्रमिक रूप से, धीरे धीरे। मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क। उसने अब क्या किया? जो ऑर्केस्ट्रल वर्क के अंदर वो काम कर रही थी, समूह के अंदर जो काम कर रही थी, अब उसने वहाँ से अपना स्थान कहाँ बदल लिया? टू सोलो परफॉर्मेंसेस। परफॉर्मेंस मतलब अपनी प्रस्तुति। सोलो कहते अकेले की जो प्रस्तुति थी वो अब देना उसने शुरू कर दिया था। एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स। 3 साल का उसका जो ये कोर्स था रॉयल अकेडमी के यहाँ पर, उसकी समाप्ति के बाद सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। उस समय तक उसने जितने भी उच्च अवार्ड्स थे वो सब उसने उस समय तक प्राप्त कर लिए थे। एंड फॉर ऑल दिस, और इस सब के लिए, एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट। जब भी कभी उसको कहा जाता था कि तुम्हारा जो कार्य है वो एक हेरोइक, हेरोइक कहते हैं वीर जो होता है, कोई हीरो जैसा जो कार्य है वैसा तुमने किया है, जब कुछ कोई उसको कहते थे तो उस चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं करती थी। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, अचीवमेंट मतलब उपलब्धि। वो नहीं मानती थी कि मैंने जो काम किया है कोई उच्च स्तर का काम किया है, उसके लिए वो कार्य एक नॉर्मल के समान था। वो कहा करती थी एवलिन ग्लेनी, इफ़ यू वर्क हार्ड, कि यदि तुम कठिन परिश्रम करो, एंड नो वेयर यू आर गोइंग, और उस चीज़ को तुम जानो कि तुम्हारे को आगे कहाँ जाना है, किस दिशा की तुम तरफ जा रहे हो, यू विल गेट देयर, तुम वहाँ पे पहुँच जाओगे। यानी आपको एक तो आपके रास्ते के बारे में पता होना चाहिए, कहाँ जाना है आपको, क्या करना है आपको, और दूसरा आपको कठिन परिश्रम करना है, तो आप अपने लक्ष्य तक पहुँच जाओगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप। ऐसा उसने किया और वह सर्वोच्च स्थान पे पहुंच गई। द वर्ल्ड्स मोस्ट शॉट आफ्टर मल्टीपकनिस्ट विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद विश्व की सबसे ज़्यादा तलाश की जाने वाली, शॉट का मतलब है तलाश करना, मल्टीपकनिस्ट। मल्टी का मतलब अनेक प्रकार के, पकनिस्ट मतलब वादन। तो जो अलग अलग ताल वादन थे, वो अलग अलग वाद्य यंत्र बजाने वाली सबसे ज़्यादा तलाश करने वाली महिला बन चुकी थी। यहाँ तक कि उसने मास्टरी कर ली थी किसके ऊपर? 1000 इंस्ट्रूमेंट, हजारों प्रकार के जो वाद्य यंत्र है उन पे उसने
मास्टरी प्राप्त कर ली थी और उसका आगे का जो शेड्यूल था, कार्यक्रम, वो कैसा हो गया, हेक्टिक। हेक्टिक कहते हैं बिजी को, व्यस्त को। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यस्त रहने लग गई वो, अंतर्राष्ट्रीय रूप से अलग अलग देशों से उसको निमंत्रण मिलने लग गए। इट इज इंट्रिग्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। ये देखना कितना रोमांचकारी है, एवलिन को देखना कि वो बिना किसी ज़्यादा एफर्ट्स के, बिना किसी ज़्यादा प्रयास के, बिना सुनते हुए भी कितना अच्छा वाद्य यंत्र बजा लेती है। इंट्रिग्यूइंग का अर्थ यहाँ पे रोमांचक। इन आवर 2 आवर डिस्कशन, हमने 2 घंटे तक वार्तालाप किया था। डिस्कशन मतलब वार्तालाप। सी नेवर मिस्ड अ वर्ड, उसने एक शब्द भी नहीं भूली थी वो। उसने कहा, मैन विद बूसी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल। एक लाइन कही थी उसने कि जो पुरुष जिनके घनी दाढ़ी होती है, बूसी का अर्थ होता है घनी, तो जिनके घनी दाढ़ी होती है, अक्सर वो लोग मेरे लिए समस्या उत्पन्न कर देते हैं। ऐसा उसने क्यों कहा? सी लाफ्ट, उसके बाद वो हंसी। ऐसा उसके इसलिए कहा, इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज द होल फेस। वो कहा करती थी कि मैं जो महसूस करती हूँ वो केवल लिप्स को देखकर ही महसूस नहीं करती हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है? होल फेस, पूरा का पूरा चेहरा देखना पड़ता है। स्पेशली द आइज, विशेष तौर पर आंखों को। यानी वो जो कुछ भी महसूस करती थी, वो दूसरे व्यक्ति के लिप्स वगैरह है, उसका चेहरा जो है, उसके बोलने का जो तरीका है, उसकी आंखें जो है, उन सब को देखकर वो महसूस करती थी कि ये व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है। और जिन व्यक्तियों के दाढ़ी वगैरह घनी होती थी तो वो पहचान नहीं पाती थी कि ये क्या कहना चाह रहा है। सी स्पीक्स फ्लॉलेसली, वह बोला करती थी बिना किसी गलती के, कोई मिस्टेक नहीं होती थी। फ्लॉलेसली का मतलब है विदाउट फॉल्ट। विद अ स्कॉटिश लिट, स्कॉटिश लहजे के अंदर, लिट का मतलब है लहजा, बोलने का जो तरीका था उसको। माई स्पीच इज क्लियर, वह कहती थी मेरी भाषण करने की या बोलने की जो कला है या आवाज़ है वो क्लियर है, स्पष्ट है। इसके पीछे क्या कारण है? बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। वो कहती थी कि मैं इसलिए कर पाती हूँ क्योंकि 11 साल तक तो मैं सुन सकती थी, इसलिए मैं स्पष्ट रूप से बोल सकती हूँ। सी सेज, ऐसा वो कहती थी। बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। लेकिन उसने ये स्पष्ट नहीं किया, एक्सप्लेन करते हैं स्पष्ट करने को, उसने ये स्पष्ट नहीं किया कि उसने कैसे मैनेज किया, कैसे प्राप्त की थी शिक्षा सीखने की। किस चीज़ को सीखने की? फ्रेंच और जापानीज को। उसने फ्रेंच भी सीख ली थी, बेसिक जो जापानीज होती है उस लैंग्वेज को कैसे उसने सीखा है, उसने इस चीज़ को कभी भी स्पष्ट नहीं किया।